हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। तो देखिए, एक सेट हम लोग पहले ही लगा चुके हैं 2016 का 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का। और ये 2 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें कि हम 50 पहले लगवा चुके हैं। पार्ट 1 हो चुका है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अब 51 से 100 तक क्वेश्चन आंसर देखते हैं 2016 का सेट 2। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आज क्या लिखा है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो गाइस देखिए, ऑप्शन दिए हैं एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। तो गाइस देखिए, सभी धातुएं हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि भिन्न को चुनिए। तो ऑप्शन सही है पीतल, मतलब कि डी ऑप्शन सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि देखिए सभी धातुएं हैं, लेकिन पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह के बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 में, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर इनमें से कोई भी इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं बिल्कुल भी, आपके कुछ नंबर तो जरूर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। ओके, तो देखिए हर बराबर करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं इधर। तो यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा, 31/35। ओके, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये भाग का निशान 35, सॉरी 24/35 आ जाएगा। ओके, हो गए हर बराबर। अब इसको देखिए, ये डिवाइड का चिन्ह है तो इसको गुणा में बदल देंगे, तो 35 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 31/35 गुणे 35/24। ओके, अब इसको आप देखिए, 35 कट गया, क्या बचा 31/24। ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हम लोग अच्छे से समझेंगे, और जिन भी क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल एरर होगा कि क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, तो उनको छोड़ देंगे, क्योंकि उनमें उलझने से कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। हम लोग को बस ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ओके, देखिए अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डाट डाट हैं। तो गाइस देखिए, कौन है, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई भारतीय अंतरिक्ष के जनक हैं। देखिए ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनरल नॉलेज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो देखिए, चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। और एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है एक दीवार पर, चलिए पहले दीवार बना देते हैं। अब दीवार बना ली, अब 20 मीटर की एक सीढ़ी बना लेते हैं। ये सीढ़ी हो गई, इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर की है। ओके, ये आपकी हो क्या हो गई, जमीन हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 30 डिग्री का ये कोण बना रही है। चलिए 30 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर। तो देखिए ये लाइन ज्ञात करनी है, बल्कि लंब ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या लगता है, साइन थीटा लग जाता है। क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ओके, आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मतलब क्या होता है, और देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ओके, तो चलिए देखिए लंब की वैल्यू क्या है, x है, और देखिए कर्ण की वैल्यू क्या है, 20 है। और देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो बस अब आपका आंसर आ गया, इसको आपको सॉल्व करना है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए 10 मीटर ये निकल के आ गई, यही ज्ञात करना था ना, दीवार की ऊंचाई। तो देखिए दीवार की ऊंचाई निकल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो गाइस देखिए, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भारत के राष्ट्रगान के रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। तो गाइस देखिए, इसको भी अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। इसको बेसिक भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, किसी ने 1600 रुपये में कुछ खरीदा है और 10% के लाभ पे बेच दिया है। ठीक है, तो हम 1600 का पहले क्या 10% निकालेंगे कि कितना होता है, फिर इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए 1600 का 10% कितना होता है, 160 रुपये होता है।
ओके। और आप इसमें अब जब ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1760 रुपये। मतलब कि उसने 1600 रुपये में ख़रीदा है और 1760 में वो बेच रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। देखिए ये पूछ रहा है 1840 में अगर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। 1760 में उसने बेचा है 10% पे। ओके, अब वो बोल रहा है कि 1840 पे बेचा होता, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ाकर इसने अगर ये बेचा होता तो कितना प्रतिशत लाभ होता। तो देखिए अभी कितने पे बेचा है, 1760 पे, और ये बोल रहा है कि अगर 1840 पे बेचा होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिए इसका अंतर कितना है, 80 रुपये है खाली। ओके, अब आपने यहाँ पर देखा था कि 10% 160 के बराबर है, तो देखिए 160 का आधा 80 हो गया है ना, वही 80 है ये, तो 10% का आधा 5%। ओके, आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको गुणा करना है, इसको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है यार, गुणा करना है खाली, इसको डिजिट को पहले दशमलव छोड़ के गुणा कर दीजिए इसको, इतना आएगा। फिर देखिए 1 और 2 डिजिट, 3 डिजिट बाद दशमलव है तो 3 डिजिट लगा दी अपनी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। चले अब अगला क्वेश्चन देखें। देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। तो गाइस यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, देखिए बेल, बेलोरेटरीज। ओके, ऑप्शन बी। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमारे चैनल पे कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसमें कंप्यूटर के 6 या 7 अच्छे से वीडियो बना के अपलोड किए हैं, उसमें से सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो उसी में से फंसेंगे कुछ ना कुछ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59। इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन हम हर बार अच्छे से समझते हैं। ओके, और एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। चलिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ये दो भुजाएं बराबर बना ली। चलिए तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है। चलिए हम लोग भुजा मान लेते हैं, चलिए ये एक्स हो गई, ये एक्स हो गई, दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा जो है इन भुजाओं से 20 ज़्यादा है, तो एक्स में 20 जोड़ देंगे हम लोग क्योंकि 20 ज़्यादा है ना। जैसा बोल रहा है वैसे ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए बोल रहा है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसको देखिए परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं को हम ऐड कर लेते हैं तब परिमाप हमारा निकल आता है। ठीक है, तो देखिए भुजाएं क्या है, एक्स एक्स हैं और फिर एक्स प्लस 20 है, तो ये एक्स, ओके, ये वाला एक्स और फिर ये वाला एक्स, टोटल कितने एक्स हो गए, 3 एक्स हो गए, है ना। और देखिए एक्स प्लस 20 लिखा है। चलिए ये हमने भुजाएं जोड़ ली, ये परिमाप निकल आया, ये कितना है, तो देखिए 200 परिमाप है। चलिए हमने 200 कर लिया इसको। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए 3x यहीं पर रहेगा, है ना। और देखिए ये प्लस का 20 है, उधर जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 180 हो जाएगा, 200 में से 20 चला जाएगा। और फिर x बराबर कितना आ जाएगा आपका, आपका 60 आ जाएगा। x की वैल्यू देखिए आपकी 60 आ गई। अब ये 60 हो गई भुजा, ये भुजा 60 हो गई, तो ये भुजा कितनी होगी, 60 प्लस 20 बराबर 80 हो गई, है ना। चलिए ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। तो गाइस देखिए ऐसे क्वेश्चन में ऐसे इस तरह करते हैं कि जो भी जिस भी संख्या का औसत ज्ञात करना होता, गुणनखंड ज्ञात करना होता है, उसको आगे लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर जितने भी गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं उसको लिख के +1 करके बटे 2 कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना था। यही फार्मूला है, यही ट्रिक है। ठीक है, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं बचा इसमें, 2 1 20 और 1 21/2, है ना, 2 6 12। अब देखिए इसका कितना आ गया, 126 आ गया। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए। तो गाइस 3:2 होना चाहिए। देखिए 3:2 का मतलब लंबाई 3 अनुपात में होनी चाहिए और चौड़ाई 2 अनुपात में होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा तिरंगे का स्टैंडर्ड अनुपात है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया जिसकी वजह से उसको
उसके सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफा देना पड़ा। तो गाइस देखिए कौन सी कंपनी थी वो, वॉक्सवैगन कंपनी थी, जिसमें उन्होंने क्या किया, देखिए उत्सर्जन परीक्षण जो डेटा होता है उसमें उन्होंने हेर फेर कर दी। गवर्नमेंट ने जो डेटा मांगा वैसा उन्होंने डेटा नहीं दिया, अपनी कंपनी के कुछ डिटेल छुपा ली कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है पर्यावरण को। ओके, क्योंकि देखिए ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उससे क्या होता है, फैक्ट्रियों से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, उत्सर्जन का खतरा होता है ना, प्रदूषण का खतरा होता है, तो उन्होंने अपनी हेर फेर कर दी, अब बता दिया सही है सब कुछ, पॉल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा है। तो इसलिए उनको, उनका ये पकड़ में आ गया काम, और उनके सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा फिर। ओके, अब चले देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो गाइस देखिए ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है और 2013 का करंट अफेयर आया है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 3 साल पुराने का भी करंट अफेयर आ रहा है। तो आपका एग्जाम कब हो रहा है? 2020 में हो रहा है। तो आपका 2017-18 के क्वेश्चन भी करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर, देखिए क्या क्वेश्चन है, 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन सी पार्क ग्यूहेन है। क्या नाम है इनका? पार्क ग्यूहेन है। ये 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी गई थी। ओके, पहली महिला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस में हाई कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह, तो गाइस देखिए टेनिस जब हम लोग खेलते हैं तो दो कोर्ट होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कोर्ट, एक होता है हार्ड कोर्ट। तो जो हार्ड वाला कोर्ट होता है उसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है, और जो सॉफ्ट वाला होता है वो ऐसे ही घास के मैदान पे खेला जाता है, मिट्टी के मैदान पे। ओके, अब चलें अगला क्वेश्चन देखें। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करने के कितने दिन में पूरा करेंगे? तो गाइज इस तरह काम अगर क्वेश्चन करने को क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, छोटा सा, बस इक्वेशन बराबर करनी होती है। इसमें आपको 1 दिन का काम 2 दिन का काम नहीं निकालना होता है, इसमें अगर निकालेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे, तो अगर 30 आदमी, तीन है, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम कर रहे हैं। ओके, और तो कितना काम करेंगे, है ना? और ये देखिए 16 दिनों तक लगातार काम कर रहे हैं, तो ये सब केवल गुणा ही करना है। और ये पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या हो जाना चाहिए कि 40 आदमी 6 दिनों 6 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों में करेंगे? तो बस यही तो मिसिंग है, बाकी देखिए आपका दोनों में सेम है। ओके, तो इसका जो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका कितना आ रहा है, 240 आ रहा है, गुणे एक्स। अब देखिए कितना बचा है, कितना अंतर बच गया यार, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। आप साफ साफ देख सकते हैं 2400, 2400 केवल एक 10 गुणे 10 का अंतर है। अब जैसे ये 2400 240 नीचे आ जाएगा, तो 224 240 240 कट जाएगा, अब 10 ही बचेगा, है ना? एक्स की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 दिनों में हो जाएगा काम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है, सीता राम से कैसे संबंधित है? चलिए इनका सीताराम निकालते हैं ढंग से। तो देखिए राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू, चलिए पहले परदादा बना लेते हैं, ये हो गया हमारा परदादा। ठीक है, परदादा के हो गए इकलौते बेटे और इनकी कोई संतान नहीं है। ठीक है, मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है, तो देखिए अब इनकी बहू अगली पीढ़ी में आ गई। ठीक है, तो गाइज देखिए अगर ये इस व्यक्ति का एक ही लड़का है, ओके, तो इसको परदादा कहने वाला केवल इसी व्यक्ति का लड़का होगा, है ना? तो वो जो लड़का होगा तो वो उसका ये पिता हो गए, ये इसके दादा हो गए, और ये क्या हो गए, इसके परदादा हो गए, तो मतलब कि ये पिता हो गए। अब ये इकलौती बहू है, तो ये इकलौती बहू है और ये इकलौता लड़का है इनका, तो ये आपस में पति पत्नी हो गए। और वो जो लड़का बता रहा है कि देखिए मेरे परदादा के दादा की इकलौती बहू है, बहू किसके साथ शादी हुई, उसके पापा के, तो वो क्या हो गया, ये दोनों माँ बेटा आपस में हो गए, तो उसकी क्या लग गई, माँ लग गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको साफ साफ दिया हुआ है। देखिए 17 + 6 × 13 डिवाइडेड बाई 8। अब आपको दिया हुआ है कि देखिए इन चिन्हों की जगह पे आपको क्या रखना है। ऊपर लिखा हुआ है कि प्लस की जगह इंटू रख दीजिए। ओके,
इसकी जगह पे माइनस रख दीजिए, इसकी जगह पे ये रख दीजिए। बस इतना रखने के बाद आपको गुणा भाग ही तो करना है, आपका बी आ जाएगा 107, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए माध्यिका ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए माध्यिका का मतलब क्या होता है, एक फार्मूले से भी होता है और एक सिंपल भी होता है। चलिए पहले फार्मूले से लगा देते हैं। जब भी माध्यिका ज्ञात करने को बोले तो n+1/2 कर देना है। अब n कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, तो 7+1/2 बराबर कितना हो गया, 8/2 बराबर कितना आ गया, 4। मतलब कि चौथे नंबर पे जो आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। तो देखते हैं फिर चौथे नंबर पे कौन आता है। तो पहले इनको सही से रख लेते हैं, क्रम में रख लेते हैं। देखिए पहले सबसे छोटा बढ़ते क्रम में रख लेते हैं, 31। फिर कौन आया, देखिए कौन है इसके बाद, ये है 53 है ना। और फिर कौन है, 55 है, फिर 56 है। बस चौथे तक ही रखना है आपको, चौथा पद मिल गया आपको, 56 आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा गया है फिर से साइंस का एक क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस भी पढ़ के जाइएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो आप सब जानते हैं कि लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, इसीलिए वो बहुत दूर से भी दिखाई दे जाता है, क्योंकि वो फैलता ही नहीं है इधर उधर, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF तथा लघुत्तम समावर्तक LCM क्रमशः 3 तथा 2730 है, यदि एक संख्या 78 है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होता, बस एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब कि x गुणे y। x क्या है यहाँ पे, पहली संख्या, और y क्या है, दूसरी संख्या, बराबर LCM गुणे HCF बराबर मतलब लासा गुणे मासा। ठीक है, बस इसी में रख देना है। चलिए रख के दिखा देते हैं आपको। पहली संख्या 78, ओके, फिर गुणे y बराबर दूसरी संख्या ही तो ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना हो गया, हमने फार्मूले में रख दिया इतना। अब देखिए कुछ नहीं बचा, y बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये इधर चला गया, ओके, और 78 आ गया बटे में। अब इसको आपने काटा पीटा तो आपका आंसर क्या आ गया, 105। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कथन वाला क्वेश्चन आता है हर हर क्वेश्चन में, तो कथन अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए आपको क्या पता होता है क्या नहीं पता होता उससे मतलब नहीं होता इसका, इसमें केवल क्वेश्चन में ये होता है कि जो भी कथन दिया रहे केवल उसी के आधार पर आपको आंसर देना है, और कुछ नहीं, अपना दिमाग फालतू नहीं लगाना है। ठीक है, इसका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें क्वेश्चन पे पहले ही लिखा होता है कि वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो भी इस कथन में लिखा है केवल उसके आधार पर बताइएगा कि ये निष्कर्ष सही है या नहीं है। ओके, तो चलिए कथन देखते हैं, कथन क्या है। हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वो जीवन शैली उनकी संबंधित बीमारियों से कम ग्रस्त होती है। ठीक है, तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या दिया है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। तो देखिए ये लाइन इससे मिलती जुलती है कि हाँ, इन्होंने बोला कि स्वस्थ सर्वेक्षण के अनुसार जो दिन आधा घंटा रोज करते हैं उनकी बीमारी से कम रहते हैं, तो इसका मतलब है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। ठीक है, पहला तो मिल रहा है, देखते हैं दूसरा। वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। देखिए ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो ग्रस्त भी हो जाएंगे, भाई ये लिखा है कि कम ग्रस्त होते हैं अगर वो व्यायाम करते हैं तो। ठीक है, तो ये बात और उस बात में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन ए तर्क संगत है, समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला भी कथन वाला ही है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। चलिए इसको आप पढ़ लीजिए, ओके। और फिर देखते हैं क्या दिया है, सभी 2 टीयर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इस बात का। भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। देखिए ये भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी मेल नहीं खाता है, इसीलिए तो ऑप्शन डी है इसका, ना तो एक तर्कसंगत है ना ही बी तर्कसंगत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेन आरेख का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और बहुत ही आसान होता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, सभी चूहे पहाड़ हैं। तो चलिए चूहा बना लेते हैं। पहले क्या बनाएंगे, पहले हम लोग चूहा बनाएंगे, ओके, ये बन गया चूहा।
अब क्या बोला गया कि सभी चूहे पहाड़ हैं, तो मतलब अब हम एक डिब्बा और बनाएंगे जिसमें चूहों को बंद कर देंगे, है ना। तो देखिए सभी चूहे किसके अंदर आ गए, पहाड़ के। देखिए चूहे में लिख देते हैं सी, सी से क्या, चूहा। ठीक है, बहुत छोटा चूहा है, देखिए पेन भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। क्या हो गया, चले फिर से देखते हैं। देखिए चूहा बना लेते हैं छोटा सा। ओके, ये चूहा बना लिया हमने। और फिर देखिए क्या है, सभी चूहे पहाड़ हैं, है ना। तो देखिए सभी चूहों को पहाड़ में ले लेते हैं, ये पहाड़ हो गया, ये सभी चूहे पहाड़ के अंदर आ गए। तो ये पहाड़ को हम पी से लिख देते हैं, चूहे को सी से लिखा है ये। और सभी पहाड़ नदियां हैं, अब देखिए सभी पहाड़ को हम नदियों के अंदर लेंगे। ये आपका वेन आरेख बन गया, बस इसी इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। कुछ चूहे नदियां हैं, तो देखिए कुछ चूहे, ये क्या है, ये नदी है। ओके, एन से नदी होगी, पी से पहाड़ और सी से चूहे। देखिए कुछ चूहे नदियां हैं, तो देखिए कुछ चूहे नदी के अंदर आ रहे हैं, ये सही है, पहला सही है। ओके, दूसरा देखते हैं। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, देखिए कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, लेकिन नदी देखिए इतनी सारी नदी है तो पहाड़ हैं। तो ये दूसरा क्या ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर, ये तर्कसंगत नहीं है। तीसरा देखते हैं, सभी पहाड़ चूहे हैं। देखिए सभी पहाड़ चूहे नहीं है, लेकिन सभी चूहे पहाड़ हैं, क्योंकि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो चूहे से दूर हैं। तो ये भी गलत हो गया। देखिए कोई भी नदी चूहा नहीं है, कोई भी नदी चूहा नहीं है, ऐसा थोड़ी है। देखिए इतने पार्ट में तो चूहे हैं नदी के, तो केवल ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। तो देखिए बैडमिंटन का जाल केंद्र में 5 फुट ऊंचा होता है गाइस। ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी इनसे संबंधित। इस सब का भी वीडियो भी हम लोग अपलोड कर देंगे, आराम से पढ़ के जाइएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 16 दिनों में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिनों में तथा क्यू 24 दिनों में इस फसल को काट सकता है, तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये लोग साथ में मिलकर कितना काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको क्या दिया है, 6, 10 और 24। इनका पहले ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम 120। ठीक है, मान लीजिए 120 है। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, अब हो गया। ठीक है, तो देखिए 120 यूनिट काम है, ये लोग 6 दिनों में कर लेते हैं। तो डेली ये कितना काम करते हैं, 20 यूनिट का काम करते हैं। मतलब कि पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर मिलके ये लोग डेली 20 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तब 6 दिनों में कर पाते हैं। अब ये लिखा है पी अकेले 10 दिन में कर लेता है। ओके, तो देखिए पी कितना यूनिट काम करता है एक दिन में। तो देखिए 120 बटे पी कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में। कितने यूनिट आ गई, 12 यूनिट काम करता है पी एक दिन में। अब देखिए क्यों, क्यों बोल रहा है कि वो 24 दिन में काम करता है। तो देखिए 120 के नीचे 24 रख के भाग दे देंगे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 5। तो देखिए पी करता है 12 यूनिट, क्यों करता है 5 यूनिट। अब ये कितना यूनिट हो गया, 17 यूनिट तो यही हो गया। ओके, अब बचा क्या, 3 यूनिट बचा 20 यूनिट में, जो कौन करता होगा, जो आर करता होगा। तो आर 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, है ना। टोटल काम इसको करना है 120 यूनिट करना है। तो बस कुछ नहीं बचा, 120 यूनिट काम करना है इसको, और ये 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। ये रख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब ये टोटल कितने दिन में कर लेगा, 40 दिनों में कर लेगा। ऑप्शन बी आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, मदर को ये लिख देते हैं, तो फिर प्रिंसिपल को क्या लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना होता है कि मदर को ये लिखा कैसे गया है। ठीक है, तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हुआ है। पहले में बार में -3 करके जो भी अक्षर आया वो लिख दिया, फिर +3 करके अगले अक्षर में जो अक्षर आया वो लिख दिया, फिर -3 करके, फिर +3 करके, इस तरह से फॉलो फॉलो करके लिख दिया है। ओके, तो प्रिंसिपल में भी हम यही करेंगे, जैसे पी में +3 कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, +3 नहीं, -3। अगर हम पी में भी -3 कर देंगे, देखिए -3 शुरू हुआ है, तो क्या आ जाएगा, एम आ गया। ओके, और फिर देखिए फिर +3 करना है, तो आर में हम +3 कर देंगे, यू आ जाएगा। इसी तरह से करना है, फिर -3 कर देना तो आई में -3 कर देना।
ठीक है, आ गया आपका ऑप्शन सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली जोड़ी में दिए गए शब्द के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। देखिए टेनिस कोर्ट, देखिए टेनिस कोर्ट से जिस तरह संबंधित है बॉक्सिंग से वही उसी तरह से क्या संबंधित है। तो देखिए टेनिस खेला जाता है कोर्ट में और बॉक्सिंग खेला जाता है रिंग में, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्सिंग रिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15, 25, 29 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर आएगा 2175। ठीक है, 15, 25 और 29 का एलसीएम किस तरह से ज्ञात करना है ये लोग आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, हम आपके सिखाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रतीकों के उपर्युक्त सेट का चयन करें। तो इसमें क्या करना होता है कि ये आपको 4 डिजिट दी गई हैं, 44, 4, 7, 3 है 75। ओके, तो गाइस देखिए इनको क्या करना है कि इनको आप, ये जो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं इनको आप बीच देखिए 3 चिन्ह दिए गए हैं। ओके, 75 नहीं है, 5 हो जाएगा, इधर 5 इधर 7। तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आपको इनमें से ऑप्शन में से उसका सही का चयन करना है कि जो जिनका चिन्ह को इनके चारों के बीच में रखने से 82 के बराबर हो जाए तो वही सही होगा। तो हमने जब रख के देखा तो क्या ऑप्शन डी सही है, मतलब कि ये, फिर 4, फिर इन 2, फिर 7, फिर प्लस, फिर 5, ये 82 के बराबर है। आप सॉल्व करके भी देख लीजिए चाहे। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को हम लोग हर बार बड़े अच्छे से समझते हैं बारीकी से, इस बार भी समझेंगे। तो गाइस देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। कितने रुपए अंकित करता है, 320 रुपये अंकित कर देता है। और यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। देखिए 10% की छूट अगर दे दें, देखिए 320 अंकित कर दिया इसने और 10% छूट दे दिया तो कितने की बेची, 288 की बेच दी। ठीक है, और फिर भी इसको 20% का लाभ होता है तो मतलब ये 120 के बराबर है, 120% के बराबर है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 288 का 120% है ना ये, तो बस 100% के में कितना आ जाएगा उसके बराबर कर लेना है आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे आपका 240 आ जाएगा, 100% की वैल्यू, तो मतलब कि 240 रुपये का उसका क्रय मूल्य है। हो गया आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गाइस लोक नृत्य भी जरूर पढ़ के जाइएगा, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक नृत्य जरूर पढ़ के जाइएगा गाइस। देखिए एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो गाइस देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ओके, और धारा के विपरीत 40 होगी इसकी स्पीड, तो देखिए कितनी कम हो गई इसकी, 15 किलोमीटर कम हो गई। तो 15 किलोमीटर क्या होगा, 15 किलोमीटर धारा की चाल हो गई, है ना। 15 किलोमीटर धारा की चाल हो गई, तो धारा की दिशा में क्या होगा। तो देखिए 55 तो ये चलेगा ही, और 15 इसको कौन बाहर लेकर जाएगी, धारा बाहर लेकर जाएगी। ठीक है, तो कितना हो गया, 70 हो गया। तो ये आपका आंसर बी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन थी। तो गाइस वो पेनिसिलिन थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो गाइस ये किया गया था विलिस कैरियर के द्वारा। देखिए आविष्कार में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, है ना, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा, वैज्ञानिक और आविष्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी। तो गाइस देखिए पूरी दुनिया मंगल ग्रह पर
कभी ये मंगलयान कभी वो मंगलयान भेज रही है, तो ग्रह से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया ना कि हाल ही में ये कहाँ हुआ वो कहाँ हुआ, तो मंगल पे टिक मार दीजिएगा आप। तुक्का लगाइएगा तो मंगल पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी यात्रा औसत गति क्या होगी। देखिए इसको भी बड़े अच्छे से समझेंगे। इसका एक होता है फार्मूला होता है, बहुत ही छोटा सा फार्मूला आता है। इसका होता है 2 × x × y बटे x+y। बस लग गया आपका क्वेश्चन। एक्स वाई, एक्स क्या है पहली चाल, वाई क्या है दूसरी चाल। बस जैसे 2 गुणे क्या है पहली चाल 40 गुणे दूसरी चाल क्या है 50 बटे 40 और 50 का योग 90। ये आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे, काट पीट के कितना आ गया 44.44 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं देखिए। मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है। तो गाइस देखिए, मालिनी ने कहा, देखिए मालिनी की मौसी बना, मौसी हो गई कोई, ठीक है, और उसकी मौसी की माँ मतलब कि उसकी नानी हो गई, ठीक है। और उसका बता रही है इकलौता बेटा है, मतलब कि उसकी मौसी का भाई हो गया वो, तो उसकी मौसी का भाई कौन लगा, उसका मामा लगा, और उनका बेटा है ना। अगर उसकी मौसी का बेटा है तो क्या हुआ, इसका मौसीरा भाई तो लगा मानिली का, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही दिया हुआ है यार। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मेरी मौसी की माँ का, तो देखिए मौसी की माँ कौन हो गई, मालिनी की नानी हो गई, ठीक है। अब बोल रही है माँ का इकलौता बेटा है। अगर वो बेटा हो गया तो इसका मामा लग गया ना। अगर ये बोलता कि बेटे का बेटा है या फिर उनकी बेटी का बेटा है, तो ये जैसे मोमेरा भाई लग गया, ओके, या मौसेरा भाई लग गया, तब हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है कि रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है, तो उसकी मौसी की माँ कौन हो गई, उसकी मौसी की माँ उसकी नानी हो गई, तो नानी का बेटा क्या लगता है, अपना मामा ही लगता है ना। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी गलत ही दिया हुआ है यार, इसीलिए मैं गलत गलत क्वेश्चन बार बार छोड़ रहा था। चलिए कोई नहीं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। तो गाइस ओजोन 6, ओजोन जो भी क्षरण होता है ओजोन का, वो ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता है। वो किसके कारण होता है, अल्ट्रावाइज रेस के कारण होता है, परावैंगनी किरणों के कारण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। तो गाइस देखिए 4 मीनार है, ओके। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। अब हम लोग क्या करते हैं कुछ, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, इसको भी इसी तरह समझेंगे, इसका ऑप्शन सही हो जाए बस। चलिए देखिए, यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे, चलिए नानी हो गई, उनका इकलौता बेटा हमारा क्या हो गया, मामा हो गया। अब बेटे के बेटे, तो देखिए मामा का बेटा हमारा क्या होता है, मुमेरा भाई होता है, ढाई, ठीक है। देखिए इसमें डी ऑप्शन दिया, चलिए इसमें ऑप्शन सही दिया। पहले वाले क्वेश्चन में वो ऑप्शन सही नहीं था, इसीलिए कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, उनके नंबर बाद में सबको मिल जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि आर जितने स्थान पर आया वो लिख दिया गया, यू जितने स्थान पर आया वो लिख दिया गया, एन जितने स्थान पर आया वो लिख दिया गया, ओके। बी जितने स्थान पर आया वो लिख दिया गया, आई का स्थान लिख दिया गया, एन का स्थान लिख दिया गया, ओके। फिर आपको ब्रिंग लिखना है, तो देखिए बी कौन से स्थान पे आता है, दूसरे। अब बी दूसरा जो है वो 2 पे है, ए पे और बी पे, तो इसमें आपको आगे भी थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, ओके। अब देखते हैं आर, आर कौन से स्थान पे होता है, आर 98 पे होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो गाइस कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, बोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो गाइस देखिए इस बार हमने कितने देखे, 51 से 100 क्वेश्चन देखे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन में टेक्निकल एरर होता है, क्वेश्चन गलत टाइप होते हैं या फिर आंसर गलत टाइप होते हैं। तो देखिए उस टाइप के क्वेश्चन हमने अवॉइड करने की पूरी कोशिश की, फिर भी एक देखिए ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन फंस गया था वो, उसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, ठीक है।
देखिए हमने 97 तक कर लिए हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे एक दो क्वेश्चन है लेकिन उनमें क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, इसलिए उनको आज सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2016 का सेट 3 लगाएंगे, किसी शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ होगा। ओके, उसका पार्ट 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो बने रहिए एमसीक्यू स्टडी पॉइंट पर। तो गाइज देखिए, फेसबुक पेज को आप फॉलो करना चाहते हैं, लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।